नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। लखनऊ में G20 सम्मेलन की शुरुआत, कार्यक्रम स्थल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सेंट्रम होटल में हो रहा है सम्मेलन कार्यक्रम। G20 का पहला सत्र शुरू हो चुका है। पुलिस प्रशासन ने खास इंतजाम भी किए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। जो फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है, तो वही पुलिस प्रशासन ने खास इंतजाम भी किए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। लखनऊ में G20 सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। भी और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से भी आप सबका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। भारत की आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है। यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व भी करता है। भारत की सबसे उर्वरा भूमि भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में से 11% भूमि उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन इसमें 20% खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। भारत का सबसे अच्छा जल संसाधन भी उत्तर प्रदेश के पास है। भारत के पास कुल आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते सबसे युवा शक्ति भी उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है और आधुनिक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जो एक महत्वपूर्ण आधार एमएसएमई का बेस सही है, ऐसे 96 लाख एमएसएमई की यूनिट भी उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। भारत के एक ऐसे राज्य की राजधानी लखनऊ में, जो अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है, G20 समूह से जुड़े हुए विभिन्न देशों से आए हुए आप सभी सम्मानित अतिथियों का, सहयोगी मित्र देशों के सभी सम्मानित प्रतिनिधियों का, संगठनों से जुड़े हुए प्रतिनिधियों का मुझे उत्तर प्रदेश शासन की ओर से यहां पर स्वागत करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह हमारे देश के लिए एक सौभाग्य का क्षण है कि जब हमारे देश भारत ने अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, तब दुनिया के इन सभी प्रतिष्ठित 20 देशों के समूहों की अध्यक्षता एक वर्ष तक भारत के नेतृत्व में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सभी कार्यक्रम का एक अवसर भारत को प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं, पिछले 9 वर्ष के अंदर वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने और दुनिया के हर एक उस अवसर पर जब भी दुनिया को एक नई दिशा देने की बात रही हो, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के देशों के सभी नेतृत्व के साथ मिलकर के समाधान की ओर से बढ़ाने में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नेंस के विभिन्न आयामों में अत्याधुनिक तकनीक और डिजिटाइजेशन को अपनाकर प्रदेश की एक बड़ी आबादी को अपनी सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत की आबादी की जितनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह भारत की कुल आबादी का लगभग हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है। तकनीक का उपयोग करते हुए हम लोग
इतनी बड़ी आबादी के साथ में पूरी पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं और तकनीक का लाभ किस रूप में प्रदेश के वासियों को प्राप्त हो रहा है, यह देश की सबसे बड़ी खाद्यान्न योजना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर 80,000 फेयर प्राइस शॉप्स हैं। अक्सर एक बात की शिकायत होती थी आज से 6 वर्ष पहले कि इसमें खाद्यान्न गरीबों को नहीं मिल पाता है, लेकिन हम लोगों ने जब उसमें ई पॉस मशीन लगाई, ई पॉस मशीन के माध्यम से प्रदेश के अंदर से हमने उनकी मॉनिटरिंग करनी प्रारंभ की। आज परिणाम है कि 15 करोड़ लोगों को हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। तो लखनऊ में G20 सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। वहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। रोटी की कीमत बढ़ी या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर, जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। हम दुनिया की खबर दिखाते हैं, फिक्र आपकी, शुरुआत देश की करते हैं। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आपको सीधा लिए चलते लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ G20 सम्मेलन में क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। करोड़ की आबादी के सबसे बड़े प्रदेश में हर ओर वह परिवर्तन हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। मित्रों, डिजिटल तकनीक आज की आवश्यकता है। इसके माध्यम से हम एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ ही प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम भी कर सकते हैं। और भारत ने पिछले 9 वर्ष के दौरान जिस तेजी से इस क्षेत्र में न केवल परिवर्तन लाया है, बल्कि 140 करोड़ की आबादी के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य किया है, वह दुनिया के उन तमाम देशों के लिए एक उदाहरण हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम देखें तो 2 करोड़ 60 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 1 करोड़ उन लोगों को जो निराश्रित महिलाएं थी, वृद्धावस्था में निराश्रित वृद्धजन थे या दिव्यांग जन थे, उनको पेंशन की सुविधा का लाभ हम लोग इस तकनीक के माध्यम, टीबीटी के माध्यम से उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर 1 करोड़ छात्रों को स्कॉलरशिप की सुविधा हम डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में करते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन कर रहे 1 करोड़ 91 लाख बच्चों को, जो काफी वीकर सेक्शन के हैं, उन्हें यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा और तौकीर किदवई हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। सबसे पहले तौकीर, आपसे जानना चाहेंगे, G20 सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिलार करेंगे सर, आइए धूप में आइए, या फिर थोड़ा सा धूप में निकल जाइए। तौकीर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। तो जिस तरह से G20 सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला है।
जी बिल्कुल, आज देखिए पहला दिन है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ पहली बार इसको होस्ट कर रहा है। लखनऊ के सेंट्रम होटल में G20 की मीटिंग हो रही है और इसके अलावा 3 ऐसे अलग अलग जगहों पर जिलों में इस तरह की मीटिंग्स होगी। 11 सेशन चलेंगे इसमें। सबसे बड़ी बात है कि आज जो सबसे पहली जो वर्किंग कमेटी की जो बैठक हो रही है इसमें डिजिटल जो इकोनॉमी है उस पर, उसके अलावा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर बातचीत होनी है, जिसमें आज 6 यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश की हैं वो प्रतिभाग कर रही हैं, वहाँ के प्रोफेशनल्स और वहाँ के जो बच्चे हैं वो बात उसमें भाग कर रहे हैं, अपना मत रखेंगे। तो फिलहाल जो एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव हो रहे हैं या जो कोविड के बाद जो बदलाव देखे गए उसमें किस तरह के परिवर्तन हुए हैं, आने वाले समय में किस तरह के और परिवर्तन होने चाहिए एजुकेशन सिस्टम पर, इस पर बात हो रही है। खासकर रिसर्च एंड रोबोटिक्स के ऊपर आज बात हो रही है। जो टेक्नोलॉजीज हैं वो किस तरह से बदल रही हैं उस पर आज मंथन हो रहा है और वो G20 सम्मेलन में आज बदलते एजुकेशन सिस्टम पर भी आज पूरी तरह से बातचीत होगी। फिलहाल इसमें आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के अलावा 6 और 5 और यूनिवर्सिटी शामिल होंगी, जिसमें कानपुर यूनिवर्सिटी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, मदन मोहन मालवीय जो यूनिवर्सिटी है गोरखपुर की वो शामिल होगी। इसी तरह से 6 यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश की, उनके बच्चे और प्रोफेशनल शामिल हो रहे हैं। ये मंथन फिलहाल शुरू हो चुका है और उसमें आज आगे की रणनीति पर काम होगा कि किस तरह से इसमें बदलाव देखे जा रहे हैं और बदलाव में किस तरह से काम करना है। तो इस तरह की आज बातचीत फिलहाल G20 सम्मेलन में होने वाली है। जी बिल्कुल, टीएन मिश्रा आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि प्रदेश के कई शहरों को इसमें मेजबानी करने का भी मौका मिल रहा है, ऐसे में कौन कौन से वो शहर है जिन्हें इस बार मेजबानी का मौका मिला है? हेलो जी टीएन मिश्रा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी, जो भी इसमें शहर मेजबान करे, लखनऊ को पूरा जो है इन्होंने जो है आगरा के बाद अब लखनऊ का नंबर था और 3 दिवसीय जो कार्यक्रम चल रहा है। आज जो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में सारा का सीएम ने जब संबोधित किया उसके बाद उन्होंने शुरू किया। एयरपोर्ट से लेकर पूरे शहर को G20 के लिए जिस तरह सजाया गया है और पूरा चप्पे चप्पे पर जो है इन्होंने G20 के लिए जो है लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। अब 20 देश जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनके सब राष्ट्राध्यक्ष और यहाँ आ चुके हैं और उनकी लगातार मेजबानी के लिए पूरा शहर इस समय जो है जुटा हुआ है। और शहर में हालत यह है कि आज सुबह जब G20 शुरू हुआ तो पूरा शहर शाम की चपेट में आ गया है। लोग अपने ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि सीएम के फ्लीट के लिए भी लोगों को आधा पौन घंटे पे रुकना पड़ा। अब G20 के लिए क्या है, तो शहर में हर चौराहा तैयार किया गया है, G20 के लिए पार्क तैयार किए गए हैं, G20 के लिए तालाब तैयार बनाया गया, G20 के जो है लिए पुराने लखनऊ में घंटाघर है उसको पूरे सजाया गया। यहाँ तक कि ग्लोब पार्क यहाँ लखनऊ का है उसको G20 के लिए बना करके ग्लोब पार्क का नाम G20 पार्क कर दिया गया है। यहाँ पे ग्लोब लगा था जो पिछले 20 साल से बंद था, उसको भी आज चालू किया जाएगा G20 के लिए, और जिससे जो है लोग अब ग्लोब जो है 24 घंटे में एक चक्कर काटेगा। और जो डिजिटल इकोनॉमी को लेकर के चल रहा है आज सेशन जो है पहला, तो डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सारे कंट्रीज को जोड़ने के लिए और जो है इसमें यूपी को भी अपने महत्वपूर्ण भागीदारी और भारत देश भी इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहा है। जी जागृति। जी बिल्कुल, तौकीर जिस तरह से 120 विदेशी प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे और ऐसे में कई अहम पहलुओं पर भी यहां पर चर्चा की जा रही है, कितना महत्वपूर्ण ये G20 लखनऊ शहरवासियों के लिए खासतौर पर माना जा रहा है और किस तरह से जो वहां की आम जनता है अब वो इस सम्मेलन को ले रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि 20 देश हैं, इसके अलावा कई गेस्ट ऐसे हैं जो उन देशों के अलग हैं, मतलब यानी कि उनको गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है, जिसमें यूएई और कई ऐसे देश शामिल हैं, उनके भी काउंसलेट और अधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर आज बातचीत हो रही है। आगरा के बाद लखनऊ के अलावा बनारस और नोएडा में इस तरह के कार्यक्रम होने हैं, अलग अलग सेशन चलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग मुद्दों पर बातचीत होनी है, अलग अलग पहलू हैं इसमें, एजुकेशन सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, तो अलग अलग मुद्दों पर बात होगी कि किस तरह से विश्व में क्या जरूरत बन रही है, इन देशों में जो G20 के देश हैं इनमें किस तरह के बदलाव होने चाहिए और आने वाले समय में क्या चुनौतियां भी देखने को मिल सकती हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर, क्योंकि कोविड में हमने देखा कि पहली बार लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा का करते देखा है बच्चों को, तो उसके लिए क्या चुनौतियां हैं, आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह का खर्च आएगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा, तो इस तरह की चीजों पर आज चर्चा हो रही है फिलहाल। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो वो कि पहली बार हिंदुस्तान को मौका मिला है कि G20 सम्मेलन कराने का, और खास बात है कि इसके लिए मेजबानी के लिए उत्तर प्रदेश को चुना गया। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ और लखनऊ की पूरी सूरत जो टीएन मिश्रा जी कह रहे थे
कि पूरी सूरत बदली गई है। ये सच्चाई है कि लखनऊ शायद पहली बार इतना खूबसूरत नजर आया जब G20 सम्मेलन के लिए उसे तैयार किया गया और इन्वेस्टर समिट भी अभी हाल फिलहाल हुआ है, लेकिन लखनऊ की सूरत बदली और हर शख्स लखनऊ का रहने वाला ये कह रहा है कि अगर इस तरह के आयोजन होते हैं तो फिलहाल लखनऊ की जो तस्वीर है वो पूरे विश्व में देखी। जी तौकीर, बहुत बहुत धन्यवाद। डी मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पे रुक करेंगे बड़ी खबर का, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे वाराणसी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काशी दौरा, एक दिवसीय दौरे पर द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगे वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर एयरपोर्ट से लेकर शहर में पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे वाराणसी से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची हैं। वहीं धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काशी दौरे पर रहेंगी, ऐसे में क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है और किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? देखिए जागृति, सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि वाराणसी में जो लगातार अतिथि देवो भव की परंपरा है, काशी जो अतिथि देवो भव की तरह स्वागत करती है और देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो दौरा है काशी एक दिवसीय, उसके लिए काशी पूरी तरह से तैयार है। काशी पूरी तरह से दुल्हन की तरह सज गई है। वहीं अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो वाराणसी एयरपोर्ट से लेकर गंगा घाट तक छावनी में तब्दील हो चुका है। सिविल पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी एवं उसके साथ साथ इंडियन आर्मी भी लग चुकी है। चूंकि देश की राष्ट्रपति हैं, उनके सुरक्षा के लिहाज से और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी हैं। उसके साथ साथ लगभग 3 बजे एयरपोर्ट, वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां मौजूद रहेंगे और उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद वहां से वाराणसी के लिए वो रुख करेंगी काशी विश्वनाथ मंदिर में, दर्शन पूजन करने के उपरांत काल भैरव मंदिर जाएंगी और देर शाम गंगा आरती करेंगी। जागृति, एक चीज बताना चाहूंगा, वाराणसी में जो आज नौका संचालन है, उनकी सुरक्षा के लिहाज को देखते हुए काशी में गंगा के किनारे जितने नौका संचालन होती है उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, ताकि किसी तरीके की कहीं कोई चूक ना हो सके, कहीं कोई समस्या ना आ सके। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जागृति जी बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि भविष्य में परीक्षाएं कैलेंडर के अनुरूप होंगी, तो परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। प्रदेश में सबसे सख्त नकल अध्यादेश बनाया गया है, वही नकल पर अध्यादेश के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। आज पटवारी लेखपाल की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है और 1 लाख से भी अधिक परीक्षार्थियों ने विभिन्न स्थानों से आकर, देश भर से आकर अपने परीक्षा में भाग लिया है। परीक्षा शांतिपूर्ण हुई है, पारदर्शी तरीके से हुई है। नकल विरोधी जो अध्यादेश है वो प्रदेश के अंदर लागू हो गया है और आज की जो पटवारी भर्ती परीक्षा थी यह भी नकल अध्यादेश से आच्छादित थी। और आगे जितनी भी परीक्षाएं जो भविष्य में होने वाली हैं वो सब कैलेंडर के अनुरूप होंगी। कैलेंडर जारी हो गया है और सभी नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। सख्त नकल अध्यादेश पूरे भारत का हमने बनाया है और अब कहीं भी कोई भी अगर इस प्रकार की बात आती है तो उस पर नकल अध्यादेश की कार्रवाई होगी। कुछ लोग अफवाहों को फैलाने का भी काम कर रहे हैं और उनको भी हमने नकल अध्यादेश में यह भी प्रावधान किया है कि इन सब प्रकार की गतिविधियां जो हमारे छात्रों को, छात्राओं को, बेटे बेटियों को, मेरे भाई बहनों को जिनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उनके मन में संदेह लाने का काम कर रहे हैं, वह भी जो है इस अध्यादेश के अंतर्गत उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मैं सभी से, अपने भाई बहनों से, बेटा बेटियों से कहना चाहता हूं कि निकट भविष्य की भी सभी परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी, बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर होंगी, नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। कोई भी शंका और संदेह करने की आवश्यकता नहीं है और अपनी पढ़ाई में सब लोग लगें, अपनी तैयारी करें। मैं उन सभी को आने वाले एग्जामों के लिए भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जो शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से नकल अध्यादेश के साथ
आज जो परीक्षा लेखपाल पटवारी की संपन्न हुई है, उसके लिए मैं आयोग को और समस्त प्रशासन के लोगों को मैं बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा संपन्न, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई परीक्षा। सीएम धामी ने यूके एसएससी को दी बधाई। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां सीएम धामी ने यूके एसएससी को बधाई भी दी है। तो साथ ही आपको बता दें कि शांतिपूर्ण तरीके से जो परीक्षा हुई है उस पर उन्होंने खुशी भी जताई है। नकल रोधी कानून के बाद ये पहली परीक्षा संपन्न हुई और ऐसे में अब सीएम धामी ने भी ऐसे में यूके एसएससी को बधाई दी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दी, जहां पर पटवारी और लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे सहयोगी अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़ गया। अजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब जो है नकल विरोधी कानून लाने के बाद ये पहली परीक्षा आयोजित की गई जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल जागृति, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो बीते रोज पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद ये पहली परीक्षा है जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से यहाँ पर कराई गई है। उसमें कुल मिलाकर 1,58,000 से ज्यादा परीक्षार्थी थे जो रजिस्टर्ड थे, लेकिन कल की अगर परीक्षा की स्थिति देखें तो 1,03,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने ये परीक्षा दी है, परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो काफी छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार भी किया है या कुछ अन्य कारणों से एब्सेंट रहे हैं, लेकिन परीक्षा अभी तक की जो जानकारी है पूर्णतः शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई है। कहीं पर भी किसी भी तरह के गतिरोध की कोई सूचना नहीं है। साथ ही भ्रामक समाचार फैलाने के चलते उत्तरकाशी जनपद में पहला जो मुकदमा भी दर्ज हुआ है नकल विरोधी कानून के तहत कि कैसे यहाँ पर भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा था कि परीक्षा का पेपर पहले ही आउट हो चुका था, लेकिन इसको साबित नहीं कर पाया। तो इसके चलते पहला मुकदमा भी नकल विरोधी कानून के तहत यहाँ पर दर्ज किया गया है और पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट चुकी है और सीधे तौर पर आने वाले समय में जो भी तमाम परीक्षाएं होंगी वो नकल विरोधी कानून के तहत ही होंगी। और ऐसे में जो कल पहली परीक्षा हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यूके पीएससी और साथ ही जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों को बधाई दी है कि उन्होंने तमाम मेहनत की है और तमाम तरह से परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से यहाँ पर आयोजित कराया है। जी बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें तो ये बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। नकल विरोधी कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तरकाशी में अफवाह फैलाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी, सरकार ने कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। तो नकल विरोधी कानून के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तरकाशी में अफवाह फैलाने पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी। वही सरकार ने भी इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। नकल विरोधी कानून के तहत ये पहली एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।